गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको आवेशों के गुणधर्म समझा दिए थे। हमने आपको बता दिया आवेशों के बारे में, किस तरह से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आता है। आवेशों के गुणधर्म को हमने आपको समझा दिया। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युतदर्शी। आइए इसको देखते हैं। अच्छा टॉपिक है विद्युतदर्शी। हाँ जी, क्या है विद्युतदर्शी? देखिए, जिस तरह से सूक्ष्मदर्शी होता है, दूरदर्शी होता है, उसी तरीके से विद्युतदर्शी है। विद्युतदर्शी क्या होता है? विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप यह पता लगाते हो कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। साथ के साथ आप ये भी पता लगा लेते हो कि आवेश की ध्रुवता क्या है। दो काम करता है ये। एक काम तो ये है, ये बताएगा कि किसी वस्तु पर कौन सा आवेश है या नहीं, पहला काम। दूसरा ये बताएगा कि वस्तु पर आवेश किस प्रकृति का है, ये भी विद्युतदर्शी बताता है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बनावट की। आइए, बनावट हमारे जो कोर्स में है विद्युतदर्शी, वो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है बच्चों। कौन सी है हमारे कोर्स में? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसको हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग GLE गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं। तो बनावट देखिए क्या होता है विद्युतदर्शी में। इसमें ग्लास यानी कांच का एक जार होता है। कांच का एक जार होता है। इस तरह से इसमें कांच का एक जार होता है जिस पर विद्युत रोधी कॉर्क लगा होता है। यहाँ पर एक विद्युत रोधी कॉर्क लगा होता है। ये कांच का जार है। एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर इसमें लगी होती है। ये कांच का जार है बच्चों, कांच का जार। और इसमें धातु की छड़, ये विद्युत रोधी कॉर्क है। विद्युत रोधी कॉर्क। इसमें धातु की एक छड़, ये धातु की छड़ है। इसमें एक धातु की छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर दो सोने की पन्नी, ये आपकी स्वर्णपत्र है, दो सोने की पन्नी लगी होती है। और ऊपरी सिरे को हम लोग पॉलिश कर देते हैं, यानी कि पॉलिश कर देते हैं। और इसको अपन बोलते हैं धात्विक घुंडी। ठीक है, दोबारा सुनिए इसकी बनावट। इसमें कांच का एक जार होता है जिस पर विद्युत रोधी कॉर्क लगा होता है। धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधर इसमें से होते हुए गुजरती है। धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पन्नी लगी होती है तथा धातु की छड़ के ऊपरी सिरे को पॉलिश कर दिया जाता है। निचले सिरे पर तो दो सोने की पन्नी लगी है और ऊपरी सिरे को हम जो है वो क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और ऊपरी सिरे को अपन जिसमें पॉलिश करते हैं उसे हम धात्विक घुंडी कहते हैं। और निचले सिरे पर दो सोने की पन्नी लगी होती है, स्वर्णपत्र लगा होता है। ये इसकी बनावट है बच्चों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये दो काम करती है।
एक काम तो ये करती है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का ज्ञान होता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। पहला काम तो इसका यही है, ये बताना कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। तो सबसे पहला जो वर्क है इसका वो है आवेश की उपस्थिति का ज्ञान करना। आपको क्या करना है, एक धातु की क्षण, एक आवेशित क्षण को धात्विक घुंडी से संपर्क कराना है। मान लीजिए आपके पास एक कांच की छड़ है, आवेशित कांच की छड़ है। आप जानते हैं कांच की छड़ आवेशित कब होगी, जब उससे रगड़ेंगे सोने की पन्नी से। मान लीजिए हमारे पास एक कांच की छड़ है, आवेशित कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ का संपर्क हम धात्विक घुंडी से कराते हैं। ठीक है, हम जैसे ही कांच की छड़ का धात्विक घुंडी से संपर्क कराते हैं तो आवेश जो है वो धातु की छड़ पर से होता हुआ, संपर्क कराना, टच कराना, धातु की छड़ पर से होता हुआ सोने की पन्नी पर आ जाता है। आवेश धातु की छड़ पर से होता हुआ सोने की पन्नियों पर आ जाता है और सोने की पन्नी जो होती है इस तरह से होती है, ऐसे बंद होती है, प्रतिकर्षण के कारण ये फैल जाती है। मतलब जैसे ही आप धात्विक छड़ को, किसी आवेशित छड़ को धात्विक घुंडी से संपर्क कराएंगे तो आवेश धातु की छड़ में से होता हुआ सोने की पन्नी पर आ जाएगा और सोने की पन्नी जो है प्रतिकर्षण के कारण ऐसे आपको फैलती हुई दिखाई देगी। अब ये जरूरी नहीं था कि आप धनावेशित लाएं, आप चाहते तो ऋणावेशित लाते तो भी ऋणावेश होता हुआ आता सोने की पन्नी पे, तो वो भी फैल जाता। तो हमें कैसे पता चलेगा किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है? मैं अभी वही कह रहा हूं। तो हमें सर ऐसे पता चलेगा कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, हम टच कराएंगे धात्विक छड़ को, हम आवेशित छड़ को इससे टच संपर्क कराएंगे। जब हम आवेशित छड़ का इससे संपर्क कराएंगे ना, आवेशित छड़ का जब इससे संपर्क कराएंगे, किसी भी छड़ का हम इससे संपर्क कराते हैं, आवेश है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन अगर सोने की पन्नी फैल रही है तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली सर उस पर क्या है, आवेश है। और सोने की पन्नी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो आप कह सकते हैं सर इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आवेश की उपस्थिति का ज्ञात करती है कि आवेश है या नहीं है, किसी वस्तु पर कितना आवेश, तो खैर बताएंगे उसको बाद में। तो ये है सौरपत्र विद्युतदर्शी का मुख्य रूप से कार्य। पहला कार्य तो उसका ये है कि आवेश की उपस्थिति का ज्ञात करना, आवेश की उपस्थिति का ज्ञात करना या ज्ञात करना। एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा कार्य देखिए। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य यह है कि हमें यह पता लगाना है कि आवेश की ध्रुवता क्या है, आवेश की ध्रुवता का ज्ञान करना। दूसरा कार्य है आवेश की ध्रुवता को ज्ञात करना। हाँ जी, आवेश की ध्रुवता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, आवेश की ध्रुवता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस उपकरण को आवेशित करते हैं। ये पता लगाने के लिए कि इस पर आवेश है या नहीं है, यानी ध्रुवता को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इस उपकरण को हम आवेशित करते हैं। आवेशित कैसे करते हैं, ढंग से सुनना इसको। मान लीजिए पहले आप कांच की छड़ का से संपर्क करा देते हैं तो इसमें धातु की छड़ पर धनावेश आएगा, धनावेश आते आते ये प्रतिकर्षण होगा और कांच की छड़ इस तरह से फैल जाएगी आपकी। धनावेश के कारण ये छड़ें आपकी क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित होंगी और ये छड़ इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। फिर क्या करना है आपको,
एक और आवेशित क्षण लेके आनी है जिस पर आपको ये पता लगाना है कि कौन सा आवेश है। समझ गए? आपको एक और आवेशित क्षण लेके आनी है जिस पर आपको ये पता लगाना है कि कौन सा आवेश है ना। अब ये पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं भाई साहब, जैसे ही धात्विक गुंडी से उसको संपर्क कराते हैं तो उस पर जो आवेश होगा वो उस पर आ जाएगा। अब पहले से ही धनावेश है, आपने फिर टच कराया और आपने ये महसूस किया कि ये जो पन्नियां थी, सोने की पन्नी थी, ये और ज्यादा फैल गई। अगर आपने महसूस किया कि सोने की पन्नी और ज्यादा फैल गई तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सोने की पन्नी अगर और फैल गई तो आप कह सकते हैं कि सोने की पन्नियों मतलब जो छड़ आपने धात्विकी से संपर्क कराई है, जो छड़ आपने धातु की संपर्क कराई है उस पर से आवेश होता हुआ, धात्विक छड़ से होता हुआ आवेश सोने की पन्नियों पर आ जाएगा और सोने की पन्नियों पर आते ही सोने की पन्नियां फैल जाएंगी। यानी धात्विक छड़ से होता हुआ आवेश सोने की पन्नियों पर आ जाएगा, धात्विक कुंडी से होता हुआ आवेश आ जाएगा और फैल गई। आपने एक छड़ का संपर्क कराया, पहले से धनावेश था, आपने एक छड़ का और संपर्क कराया और फैल गई, पन्नी और फैल गई, तो आवेश कैसा होगा? फिर धनावेश ही होगा, सामान्य सी बात है। यानी आवेश आपका धनावेश होगा। और अगर सोने की पन्नी सिकुड़ गई तो कैसा आवेश होगा? ऋण का आवेश होगा। ठीक है, एक बार दोबारा सुनो। यह ज्ञात करने के लिए कि आवेश की क्या ध्रुवता है, हम लोग सर्वप्रथम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को आवेशित करते हैं और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को आवेशित करने के लिए हम लोग ज्ञात आवेश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ज्ञात आवेश का। किसी ज्ञात आवेश द्वारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को आवेशित करते हैं। यानी मान लीजिए कोई धनावेशित की क्षण इसका हम यूज करते हैं जिससे हम ज्ञात आवेश द्वारा इसको उत्पन्न करते हैं और इस पर आवेश आ जाता है। फिर हम अन्य एक और अनावेशित क्षण लेके आते हैं और आवेशित क्षण का धात्विक गुंडी संपर्क कराते हैं। यदि सोने की पन्नियों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, सोने की पन्नियों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेश जो होगा, जो हम दूसरी क्षण लेके आए हैं, उस पर ज्ञात प्रकृति का होगा। और अगर यदि सोने की पन्नियों के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है या सिकुड़ती है सोने की पन्नी, तो आवेश जो होगा ज्ञात दूसरी क्षण पर, वो ज्ञात आवेश की विपरीत प्रकृति का है। ठीक है, इस तरह के सेटअप में, दूसरे कार्य में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस आवेश द्वारा स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का इस पर विशेष ध्यान रखें। ये आपका दूसरा कार्य था स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी में, और ये यहाँ पे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी आपकी समाप्त होती है बच्चों। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी हमने आपको बता दी पूरी कि किस तरह से ये कार्य कर रही है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। आइए देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड पीडीएफ में आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे संबंधित पीडीएफ, इस चैप्टर में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सारे के नोट्स आपके पास आ गए हैं। अब जो पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आगे से सेंड करूंगा। ओके, तो आइए देखते हैं। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखिए, अगर किसी वस्तु पर आवेश है, अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान जरूर होगा। यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उस पर द्रव्यमान जरूर होगा, यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है और आवेश हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन,
आप देखिए न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आवेश होगा तो द्रव्यमान आपका जरूर होगा। तो आवेश के बिना द्रव्यमान की कल्पना बेकार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, अमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी हुआ, है ना, या गैल्वेनोमीटर हुआ, यही बताते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। आवेश की उपस्थिति का ज्ञान इससे हो जाता है। तीसरी बात, स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जबकि गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बेटा एक बार पेपर में आ चुका था कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। ये एक बार पेपर में आ चुका था। स्थिर आवेश अपने चारों जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वो विद्युत क्षेत्र है, और गतिमान आवेश अपने चारों जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है। एक चौथा पॉइंट और, प्रतिकर्षण ही आवेश का निश्चयात्मक परीक्षण है। ऐसे समझिए, मेरे पास ये दो मार्कर हैं। अब ये आवेशित है, इसका मुझे नहीं पता, ये आवेशित है, मैं इसके पास लेके गया, ये चिपक गया। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका आवेश है या नहीं है। लेकिन अगर मैं आवेश इस पर आवेश इसको चार्ज इस पर आवेश है और इसके पास लेके गया, दूर गया, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस पर आवेश है। देखिए, आवेश तो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन आवेश सिर्फ आवेशित वस्तुओं को ही प्रतिकर्षित करता है। मतलब आवेश हर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मैं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन केवल प्रतिकर्षित आवेशित वस्तुओं को ही करेगा। तो प्रतिकर्षण से ही पता चलता है किसी वस्तु पर कोई आवेश है या नहीं है। ये एक तरह का आपका निश्चयात्मक परीक्षण होता है। चलिए सर, आज अब हम आपको चालू करा रहे हैं नया टॉपिक, और अब आपकी ये मैथ चालू हो रही है इस चैप्टर में, जिसका नाम है कूलाम्ब का नियम। कूलाम्ब का नियम देखिए, ये बिल्कुल काफी हद तक 11वीं क्लास से मिलता जुलता है। 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, ऐसा ही है थोड़ा थोड़ा। कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश हैं आपके, एक Q1 और एक आपका Q2, दोनों के बीच की दूरी है आपकी कितनी, स्मॉल r। तो कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम्ब का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 व 2 से मिला के लिखते हैं आप इसे। समीकरण 1 व 2 से F proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कोई ना कोई नियतांक लगाइए, तो क्या आएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, K क्या है यहां पर आपका, K यहां पर आपका समानुपाती स्थिरांक है जिसे कूलाम्ब का नियतांक कहते हैं। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका है
कूलाम नियतांक, ठीक है। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, इकाई इसकी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर कितना 1/4 पाई, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। बताएंगे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है आपकी निर्वात की विद्युत शीलता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका जो मान है एप्सिलॉन नॉट का मान वो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि हम माध्यम की बात करेंगे, ये निर्वात की बात है, अगर आप माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम में कूलाम का जो नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा उसके नीचे R स्क्वायर। ये माध्यम की उपस्थिति में कूलाम का नियम होगा। ये मीडियम में हुआ तो उसको FM लिख देते हैं। निर्वात में तो बच्चों आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट का उपयोग करना है, लेकिन माध्यम की अगर बात चलेगी तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में आपको एप्सिलॉन नॉट का उपयोग, एप्सिलॉन का उपयोग करना होगा। हाँ, विद्युतशीलता के बारे में बता दूं, विद्युतशीलता का थोड़ा इंप्रेशन गलत जाता है। सर विद्युतशीलता का मतलब क्या है? अब विद्युत प्रवाह करने का कोई गुण होगा क्या? एक्चुअल में विद्युतशीलता का मतलब माध्यम, निर्वात की विद्युतशीलता है तो निर्वात में उत्पन्न एक तरह का प्रतिरोध है, एक तरह का अवरोध है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, निर्वात की जो विद्युतशीलता है वो एक तरह से निर्वात में उत्पन्न आपका क्या है, एक अवरोध है। और अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम की विद्युतशीलता जो होगी वो तो फिर माध्यम में उत्पन्न अवरोध होगा। हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप लिखना चाहते हैं इसका, तो सदिश रूप के लिए जगह तो बची नहीं, चलो ये लिखते हैं। सदिश रूप लिखना चाहे तो F बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R। ये सदिश रूप है। ये है बच्चों कूलाम का नियम। बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसके बिना ये चैप्टर होगा नहीं। अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और अब एक तरह से आप लोगों का मैथ्स चालू हो गया इसके अंदर, तो इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपके ग्रुप पे सेंड करूंगा, आप उसे देखिएगा। तो आज के लिए बहुत है बच्चों, तो इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से देखिए करेगा। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे।